हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम वापस से पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 9 क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। हमने देख लिया था पिछली वाली वीडियो में कि नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, हिटलर का जो राइजिंग हुई जर्मनी में वो कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी प्रोसेस हुई थी वहां पे वो हमने पढ़ी। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति। आपके एग्जाम बेसिस पे मेन इंपॉर्टेंट है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद माय विजन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम एक बेसिक यहाँ पे अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगा, आपको जो मेन चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए अध्याय 1 है ये हमारा और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इनका भी एक इतिहास रहा है। यहाँ पे बताने की ट्राई की गई है कि चाहे कोई सा भी देश हो वो किस तरह से मुक्त हुआ है, उसका एक खुद का हिस्ट्री होती है। तो हमें जो भी हमें आजादी मिलती है उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बेसिक पे आए तो देखिए अध्याय 2 में, 1 में तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, 2 में हम पढ़ेंगे यूरोप में क्रांति के बारे में। ठीक है, समाजवाद का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, जार निकोलस सेकंड को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका करने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूरी किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलाव, उसके सामने आई समस्याओं, उसके निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अध्याय 2 के बारे में ये चर्चा होगी। 3 हमने पढ़ ही लिया है कि किस तरह से हिटलर का उदय हुआ, किस तरह से उसने यहूदियों पे अत्याचार किए और किस तरह से उसका खात्मा हुआ। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, क्या होता है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए। ठीक है, टाउन हॉल एक जगह थी फ्रांस में, पेरिस में है, पेरिस में एक स्थान था। ठीक, तो वहां पे एकत्रित हुए और उन्होंने सोचा कि जब राजा ही हम पे हमला करने वाला है तो क्यों ना हम इकट्ठा होके पहले ही हमला कर दें। तो उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। ठीक है, हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ठीक है, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और यहाँ पे ये किला ध्यान रखना, बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला और वहां पे जो भारी भरकम गोला बारूद था उसे अपने जब्ते में ले लिया। और साथ में वहां पे उन्होंने उसका कमांडर था जो किले की सुरक्षा कर रहा था उसे मार दिया और वहां से कैदी छुड़ा लिए गए। हालांकि उनकी संख्या केवल 7 थी, लेकिन सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक थी कि अब जनता उनके किसमें विरोध में आ गई थी। और ये शुरू से ही बास्तिल किला था, वो घृणा का केंद्र था लोगों के, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजाना चाहते थे। ठीक है, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। ज्यादातर जो संघर्ष हुए थे वो पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध करने के लिए हुए। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबी घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ वो हम यहाँ पे पूरी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टाउन हॉल था जहाँ पे जनसेना इकट्ठी हुई, 7000 लोग, और ये आपका बास्तिल का किला था। ठीक है, ये बास्तिल का किला था जहां की कमांडर को मार दिया गया और 7 कैदी थे जिन्हें यहां से छुड़ा लिया गया था। ये बास्तिल का ध्वंस हो जाता है। जो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ था, पूर्वी पेरिस के पूर्वी भाग की तरफ था, पूर्वी नगर में। ठीक है, और ये पहले से घृणा का केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, अंत में, ठीक है, कैसे फ्रांसीसी समाज आगे बढ़ा। 18वीं सदी कहने का मतलब है यहाँ पे 17 से 1799 तक के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसे था। तो यहाँ पे देखिए 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था और उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस पास के कंट्री थे, एक दूसरे के पड़ोसी देश थे।
तो इनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। राज्यरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, उसके टाइम पूरा राजकोष खाली था और लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल, वर्साई इनका एक स्थान है, वहां पे विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो अलग से था। तो लुई 16वें के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों का साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्जा और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही 2 अरब लिब्रे यानी कि जो फ्रांस की मुद्रा थी वो पहले से ही कर्ज था फ्रांस पे, क्योंकि उसने ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे अमेरिका के 13 उपनिवेशों को मुक्त कराने में अपनी आर्थिक सहायता दी थी, जिससे इस पे भी बोझ आ गया था। अब टोटल जो इनका कर्ज हो गया था वो हो गया था 12 अरब लिब्रे का। ठीक है, तो पहले से ही राजकोष खाली था युद्धों की वजह से। तो अब यहाँ पे लुई 16वां क्या ट्राई करेगा इस क्राइसिस को दूर करने के लिए। तो सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। तो सरकार ने भी यहाँ से कर्ज लिया था, अपने सामंत जो थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पैसे वाले थे, उनसे कर्जा लिया था। अब वो मांग कर रहे कि हमें ब्याज ज्यादा चाहिए, 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। ठीक है, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी और यह कदम भी नाकाफी था। अब फ्रांस का जो इस टाइम पे जो गद्दी पे बैठा था फ्रांस का लुई 16वां, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था आपके करों को बढ़ाने के अलावा। अब जो कर बढ़ाएगा इसका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो देखिए 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था और केवल तीसरी एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। अब ये जो बात है ये समाज का यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे 3 एस्टेट थे। फर्स्ट एस्टेट में पादरी वर्ग आता था, ठीक। दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था, कुलीन यानी कि जिसमें राजा और सामंत जो राजा टाइप के लोग आते थे। तृतीय एस्टेट में आपके सारे कॉमन लोग आ जाते थे। इसमें भी कुछ पैसे वाले थे, कुछ गरीब थे। जैसे कुछ बड़े व्यवसायी थे, यहाँ पे व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी, वकील थे। फिर उससे नीचे तबके के किसान और कारीगर थे। फिर सबसे नीचे तबके के आ जाते थे इसमें छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। अब तृतीय एस्टेट ही यहाँ पे कर देता था, बाकी द्वितीय एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट था ऐसे कर से मुक्त किया गया था। तो ये यहाँ पे थोड़ी जाति थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र की जब हम बात करेंगे इसका प्रयोग 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता है। तो जब भी प्राचीन राजतंत्र आएगा उसका मतलब समझ जाना वो 1789 से पहले का जो राजशाही चल रही थी वो उसके लेके हम बात करेंगे। ठीक है, चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था दिखाता है जो हमने पढ़ लिया है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे और इन्हीं से टैक्स वसूला जाता था, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। इन्हें जो पैसे वाले लोग थे अपनी जगह देते थे और उनपे लीज पे इन्हें खेती करवाते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तृतीय एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरे एस्टेट में भी कुछ अमीर थे। ठीक है, प्रथम 2 एस्टेट थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। अब ये जो विशेष अधिकार था फर्स्ट एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के लोगों को था कि वहां का जो राजा था और जो पादरी वर्ग के लोग थे उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण के सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य था। तो यहाँ पे जो भी कर देता था वो किसान ही देता था। नीचे तबके के जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो ही देते थे। तो यहाँ पे किसान को आप देख सकते हैं वो सैन्य सेवाओं में जा रहा है, सड़कों के निर्माण में सेवा भक्ति भी कर रहा है, स्वामी भक्ति भी कर रहा है, खेतों में भी काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो कर की बात करें तो आप 2 तरह से कर देख सकते हैं। एक था धार्मिक कर जो पादरी लेते थे, इसका नाम था टाइथ, और एक था प्रत्यक्ष कर जो राजा लेता था जिसका नाम था टाइल। ठीक है, तो टाइद और टाइल 2 कर यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। द से आप याद रखना पादरी,
ठीक है। और टाइल्स ल से याद रखना आप, इसे कौन लेता था? राजा। ठीक है, बचा हुआ राजा हो जाएगा। द से आप पादरी याद रख लेना। ठीक है, तो ये धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे और ये प्रत्यक्ष करता तो जो राजा वसूलता था। ठीक है, इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन कर रही थी। ठीक है, ओके, ये हम बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिए किस टैक्स देता हुआ एक डायग्राम दिखाया हुआ है। कुलीन वर्ग को टैक्स दे रहा है एक किसान। ठीक है, मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र है। ठीक है, तो जीने का संघर्ष कैसे होता है, किस तरह से क्रांति की शुरुआत होती है, उससे पहले उनका जो जीवन स्तर है वो क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में कितनी हो गई? बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई। ठीक, तो आप देख सकते हो 0.5 करोड़ का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला। अब इतनी जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन वहां पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे जीविका संकट आएगा। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर पाव रोटी यानी कि जो ब्रेड ब्रेड थी, तो उसकी कीमत में तेजी से बढ़ावा देखने को मिला। ज्यादातर जो कामगार था कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, मजदूरी बढ़ नहीं रही थी। उन्हें पैसा जो मिलता था वो महंगाई के अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा था, जबकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो लोग ब्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल में थे। अमीर गरीब की खाई थी वो चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे ओले के प्रकोप से पैदावार बिगड़ जाती है, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। अब देखिए, किसान तो टैक्स देता था फसल को उगा के, अगर उसकी फसल ही नहीं होगी तो वो कहां से देगा? तो कई बार प्राकृतिक प्रकोप भी उसे झेलने पड़ते थे, तो उस टाइम पे फसल ही नहीं होगी तो उसका टैक्स दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, अब ये हो गया। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों की अंत की कल्पना की। जो मध्यम वर्ग था, जो थर्ड एस्टेट में कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, उन पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि जो विशेष अधिकार हैं ये सभी लोगों को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ जन्म से ही व्यक्ति पैदा हो रहा है उसे मिलने चाहिए, लोगों को योग्यता के अकॉर्डिंग उन्हें अधिकार मिलने चाहिए। अगर योग्यता है उसमें तो उसे विशेष अधिकार हासिल करने चाहिए, लेकिन जो जन्म से जो मिल रहे हैं कुलीन वर्गों को और पादरी वर्गों को, वो बहुत गलत है। तो इन लोगों में अब शिक्षा का प्रसार होने से ये सब चीजें फैलने लगी। ठीक है, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट की उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। ठीक है, अब कुछ ऐसे इसमें मैंने जैसे बताया, तृतीय एस्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे जो कि व्यापार के लिए बाहर जाते थे, तो उन्हें पता था कि दूसरी जगहों पर तो ऐसा नहीं है कि कोई राजा है उसे विशेष अधिकार प्राप्त है या फिर पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त है, कई जगह पे सबको समान अधिकार प्राप्त है, तो ऐसा होना चाहिए। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा, जिसने फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी और ऊनी और रेशमी कपड़ों का यहाँ पे निर्यात किया जाता था। समाज के समृद्ध लोग इसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका आधार है उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। ये यहाँ पे बहुत सही बात बताई इन्होंने। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक बुक थी, इसमें विखंडन किया गया था। अपने ट्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू, ये नाम याद रखना, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर 3 सत्ता विभाजन करने की ट्राई की। उन्होंने बताया कि विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। ठीक है, तो ये 3 शक्ति विभाजन होना चाहिए। राजा को ही हक नहीं होना चाहिए कि वो सारे काम खुद करे। ठीक है, कार्यपालिका जो कार्य का निस्तारण करेगी, न्यायपालिका जो न्याय बनाएगी, विधायिका उन्हें लागू करवाएगी। इस तरह से सत्ता विभाजन करेगा तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी चलेंगी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन से खुद को मुक्त किया तो उन्होंने मोंटेस्क्यू की इसी मॉडल की सरकार ही बनाई थी।
फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो इस तरह की मोंटेस्क्यू के द्वारा जो विभाजन बताया था उससे प्रेरित थे। वो चाहते थे कि फ्रांस के निचले तबके के लोग चाहते थे कि इस तरह से सरकार बने। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों और सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। देखिए आज के टाइम पे हमारे जैसे चाय की टपरियां होती हैं, उस तरह से वहां पे कॉफी हाउसेस थे, वहां पे लोग बैठते थे समूह में और इस चर्चा पे बात करते थे। और जो अनपढ़ लोग थे वहां उन्हें मैगजीन के थ्रू जोर जोर से बोल के बताया जाता था, तो उनमें भी कहीं ना कहीं एक लॉजिक चीजें पनप रही थी। ठीक है, इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। देखिए एक तो पहले से हालत खराब थी, ऊपर से राजा लुई 16वें के पास में टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसने जैसे ही टैक्स बढ़ाने की बातें जो अफवाहें उड़ रही थी उससे अब ये लोग पहले से ही बहुत अवेयर हो गए थे, तो इस वजह से ये इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहते थे। देखिए उस टाइम पे कुछ प्राचीन राजतंत्र यानी कि 1789 से पहले के टाइम पे कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपने अनुभवों का वृतांत किया है। ठीक है, जैसे एक पढ़ाई के दौरान में एक व्यक्ति ने लिखा है 1793 में अपने एक मित्र को लिखा था कि मैं प्लेसेस के आवासीय कॉलेज में रहता हूं। तो बेसिकली उसने ये लिखा है कि मैंने पढ़ाई तो कर ली है अब तक, लेकिन मैं कुछ ओहदा ढूंढ नहीं पा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। तो मेरी व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसी तरह का एक आर्थिक यंग नाम का अंग्रेज था जिसने 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृतांत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सेवा टहल में अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो इस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की करार सुनते हुए भूख उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या फिर बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं अपने दासों के साथ में, लोगों के साथ में, अपने नीचे तबके के लोगों के साथ में, तो उन्हें भी जब कंडीशन खराब हो तो उन लोगों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ भी ये वृत्तांत बताए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रांति की शुरुआत। तो हमने पिछले भाग में देखा कि किन कारणों से, अभी चैप्टर 2 शुरू हो रहा है क्रांति की शुरुआत। तो पिछले चैप्टर में देखा कि किन कारणों से लुई 16वें थे उनके पास में वो कर बढ़ाना चाहते थे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे, यानी कि पादरी वर्ग अपने प्रतिनिधि भेजता था, कुलीन वर्ग अपना प्रतिनिधि भेजेगा, साथ में अपने जो सामान्य वर्ग है वो भी अपने प्रतिनिधि भेजेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर वोटिंग की बात आएगी तो ये दोनों, इनको तो विशेष अधिकार है, तो टैक्स देना नहीं है, तो टैक्स में बढ़ोतरी होगी तो ज्यादातर ये तो यस ही करेंगे ना। अगर एक नो कर देगा तो उससे तो ये तो जीत ही जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक थी सन 1614 में। तब से लेके अब तक 1789 की बात कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कर बढ़ाया नहीं गया था, जो चल रहा था वही था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने क्या किया, 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानियों के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। ठीक है, पहले और दूसरे एस्टेट ने अपने इस बैठक में 300 जनप्रतिनिधि भेजे थे। तीसरे एस्टेट के यहाँ पे 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हुए थे। ठीक है, तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनी गई थी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से चल रही थी। अब की बार क्या हुआ कि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देना था, यानी कि पादरियों का एक मत, कुलीन वर्ग का एक मत और सामान्य वर्ग का एक मत। तो इस बार लुई 16वें सी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाए।
क्योंकि यहाँ पे आप वोटिंग के द्वारा तो आप यस करवा ही सकते हो ना, हम हमारा आपके 2 वोट, हमारी नो का 1 वोट, तो इस तरह से तो आप उचित नहीं है। तो उन्होंने रखा कि आप सभी को वोटिंग करवाएं, क्योंकि कुलीन वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग थे या फिर पादरी वर्ग में कुछ ऐसे लोग थे जो अच्छे थे, जो चाहते थे कि टैक्स नहीं बढ़े और टैक्स का जो भार है वो सामान्य वर्ग पर नहीं आए। तो वोटिंग में कहीं ना कहीं जीत जाते। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के लोग वहां से प्रतिनिधि थे जो भी, वो गुस्से में वहां से सभा से बाहर निकल गए। अब यहीं पे मान लीजिए फ्रांस की क्रांति का एक कदम शुरू हो जाता है। ये जो सारे प्रतिनिधि थे वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया कि ये ही है हमारे जो सामान्य लोग हैं, वो ही नेशनल असेंबली है, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं कर देंगे तब तक संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व करने वाले नेता थे मराब्यो और आबीसीए। ठीक है, मराब्यो और आबीसीए थे। मराब्यो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाजों को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। उन्होंने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबीसीए मूलतः पादरी थे, लेकिन उन्होंने तीसरा स्टेट क्या है एक प्रभावशाली पैम्फलेट निकाली। तो देख सकते हैं दोनों उनके नेता थे, वो एक पादरी वर्ग से आता था और एक कुलीन वर्ग से आता था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि ये जो प्रथाएं हैं ये खत्म होनी चाहिए। अब ये जो आप देख सकते हैं टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहे हैं, विशाल पेंटिंग के लिए बनाई गई है और यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे 14 जुलाई आप ध्यान रखना 1789 को बास्तिल का जो किला था उस पे नेस्तनाबूद कर दिया उसे, उसके जनरल को मार दिया जो उसकी सुरक्षा करता था, किलेदार उसका, और 7 कैदियों को वहां से छुड़ा लिया। अब इसकी जो अफवाह थी इस विद्रोह की, वो आसपास के गांव में फैल गई और लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। ग्रामीण जो किले थे उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उनके पास में जो भी हथियार होते थे किसान, वो सब वहां से यूज करके उन्होंने किलों पे हमला शुरू कर दिया। अब जो भी मिलता था उन्हें वहां से लूट लेते थे। और अब इससे डर के जो कुलीन लोग थे वो आसपास के पड़ोसी देशों में चले गए। उन्हें पता था कि अब तो हमारा नंबर ही है, क्योंकि विद्रोह शुरू हो जाता है उस टाइम पे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, तब वो पड़ोसी देशों में भागकर शरण लेने लगते हैं। अब लुई सोलवे ने सोचा कि अब तो कोई उपाय है नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक, तो उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, यानी कि अब उसकी राजसी जो सत्ता थी वो खत्म होगी, अब संविधान होगा और संविधान के नियम नेशनल असेंबली बनाएगी और नेशनल असेंबली में जो भी प्रतिनिधि आएंगे वो चुन के आएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से राजा तो था, ठीक है, राजशाही तो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जो राजा की शक्तियां थी वो बिल्कुल खत्म सी कर दी उन्होंने। ठीक है, अब पादरी वर्ग के लोगों को भी कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्लियर कर दिया उन्होंने। धार्मिक कर समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब देखिए 12 अरब लिब्रे का इन पे क्या था, वो था टैक्स लग रहा था, ठीक है, कर्ज था, लेकिन यहाँ पे सरकार के हाथ में आ गई 20 अरब लिब्रे की। तो लुई सोलवा क्या करता है आके वो हम देखेंगे, वो भी होशियार था, वो यहां तक नहीं रुकेगा अभी। और देखिए अगला है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। संवैधानिक जो संविधान के साथ में राजतंत्र बन गया, अभी गणतंत्र नहीं बना है, ठीक है, अभी राजा तो है लेकिन वो संविधान के साथ चलेगा। वो कैसे चलेगा वो हमें आप डायग्राम में देख सकते हैं। न्यायपालिका होगी जिसमें न्यायाधीश होगा और उसे जनता चुनेगी और उसमें भी सक्रिय नागरिक होंगे, कुछ निष्क्रिय नागरिक होंगे। सक्रिय नागरिक में यहाँ पे मत का अधिकार जिन्हें प्राप्त होगा वो होंगे। तो 2.8 करोड़ जनता में से केवल 40 लाख ऐसे थे जो सक्रिय नागरिक थे, बाकी के निष्क्रिय नागरिक में कुछ
पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे और 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे जिन्हें मताधिकार का नहीं दिया था अभी। देखिए, कार्यपालिका में आपके सम्राट होंगे और उसके मंत्री होंगे और इन पे इनका नियंत्रण रहेगा नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों का। इनकी वोटिंग की जाएगी निर्वाचकों के द्वारा, इन्हीं सक्रिय नागरिकों के द्वारा वोटिंग की जाएगी, इन्हें चुन के भेजा जाएगा। निर्वाचक यहाँ पे जैसे मान लीजिए 50,000 पुरुष हैं तो इनके द्वारा 745 सदस्यों को चुना जाएगा। अब सम्राट है, इन पे सम्राट पे नियंत्रण रहेगा और इन पे भी इनका नेशनल असेंबली का ही नियंत्रण रहेगा। तो इस तरह से राजा की शक्तियों को बहुत गिनी चुनी कर दिया गया। अभी अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। एक निर्वाचक समूह बनता था जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनता था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग ही यहाँ पे सक्रिय नागरिक थे और महिलाओं को यहाँ पे निष्क्रिय नागरिक बनाया गया था, यानी कि महिलाओं को वोटिंग की अभी अनुमति नहीं थी। तो महिलाओं की भी कंडीशन देख सकते हैं, महिलाओं को अभी यहाँ पे कोई सुधार नहीं देखा जा सकता है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो घोषणा पत्र का डायग्राम है, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, पुरुष ही लिखा हुआ है, अभी महिला नहीं आया यहाँ पे। 1790 में ले बारबियो द्वारा बनाया गया चित्र था। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर को कानून को निरूपित करती है। हमें घोषणा पत्र में ये चीजें बताई गई थी कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो ये जो सारे अधिकार हैं वो आप एक बार देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो वो काफी बड़ा हो जाएगा। ओके, अब राजनीतिक प्रतीकों के मायने थे कुछ, जैसे टूटी हुई जंजीरें, वो दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक था। ये बहुत अच्छी हुई थी कि मध्यम वर्ग के लोगों ने इन दास उन्मूलन की ओर ध्यान दिया। छड़ों का बर्छीदार गट्टर, अकेली जड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्टर को नहीं, जो एकता में ही बल को दिखाती है। अभी त्रिभुज के अंदर जो रोशनी बिखेरती आंख है, ये बताती है कि सर्वदर्शी आंख होनी चाहिए, सभी को एक नजर से देखने वाली। और सूर्य की किरणें जैसे अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं, उसी तरह से अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटाएगी। राजदंड है, ये शाही सत्ता का प्रतीक थी और ये था आपकी अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये सनातनता का प्रतीक था। अंगूठे का कोई और छोर नहीं होता है। तो कुछ प्रतीक थे उस टाइम पे जो आपको ध्यान रखते हैं। अब ये टोपी थी और ये टोपी बताती थी कि ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। तो ये बताती थी कि ये दास अभी दास नहीं रहा, ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है। तो नीला, सफेद और लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। ठीक है, ये कानून का मानवीय रूप थी। कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। अब तीसरा चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे होता है और गणतंत्र कैसे बनता है। अब जो राजा की शक्ति बिल्कुल उन्होंने कम कर दी थी, लेकिन अब यहाँ पे राजा को बिल्कुल कैसे हटाएंगे यहाँ से और गणतंत्र कैसे आएगा वो हम यहाँ थर्ड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होगी आपकी कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक, क्योंकि अभी तक तो बहुत शांति से काम चल रहा था, विरोध से चल रहा था। अब यहाँ पे मारकाट शुरू होगी, जिसे आप क्रांति बोल सकते हैं। उग्र रूप होगा। देखिए क्या होते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता, प्रशा कोई पास का पड़ोसी देश होगा, कोई स्थान होगा, वहां से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। अब फ्रांस की घटनाओं से अन्य जो पड़ोसी देश थे वो भी चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि जब यहाँ पे राजा की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया है तो अब हमारा नंबर है। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में, यानी कि आप देख सकते हो 1789, 14 जुलाई 1789 था जब इन्होंने बास्तिल किले पे हमला किया था और वहां पे इन्होंने संविधान, अपना संवैधानिक राजतंत्र शुरू करवा लिया था। लेकिन इसके 5 साल बाद ही फ्रांस लुई 16वें था, वो चाहता था कि आसपास की पड़ोसी राजाओं से यहाँ नेशनल असेंबली को अमान्य घोषित कर दिया जाए, उनकी सहायता। लेकिन जैसे ही असेंबली को पता चलता है तो वो घोषणा कर देते हैं और अपनी फ्रांस की सेना को युद्ध की, किसके विरुद्ध? प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। ठीक है, तो ये शेर के लिए सवा शेर वाली कंडीशन है, क्योंकि कानून तो नेशनल असेंबली का बन रहा था, तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी, अपनी सेनाओं को भेज दिया। अब प्रांतों से 1000 स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। अब जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई तो जो कॉमन लोग थे उन्होंने इस युद्ध को लिया एक तरह से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का युद्ध कॉमन लोगों के साथ।
तो कॉमन लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे और उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर डी लॉयल द्वारा रचित मार्सिली भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। जो इस फ्रांस का राष्ट्रगान है, जो भी फ्रांस का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, मार्सिले। और ये सबसे पहले गाया गया था आपके 1792 में, जब नेशनल असेंबली ने इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ओके, अब युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्सों को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिलों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अभी और क्रांति करनी है। तो इसलिए 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक लोगों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इसमें से एक फेमस था क्लब जैकोबिन क्लब, सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। अब इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने लिए क्लब बना लिए थे, क्योंकि ज्यादातर जो पुरुष थे वो किस पे चले गए थे, युद्ध में चले गए थे। तो पीछे बची हुई महिलाएं थी, उन्हें भी घर से बाहर आना पड़ा। तो अब वो भी एक तरह से एक्टिव नागरिक हो गई थी। तो इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से महिलाओं को एक सक्रिय नागरिक के रूप में भूमिका में आना पड़ा। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य है, मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। अब देखिए, जो तीसरा एस्टेट था उसमें दो तरह के लोग थे, एक तो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, एक कम पैसे वाले थे। अब कम पैसे वालों को लगा कि ये जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने ये बढ़ते चले गए, इन दोनों में खाई बढ़ती चली गई और इनके अड्डे अलग थे, इनके अड्डे अलग थे। तो ये जैकोबिन क्लब था, ये समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार थे, कारीगर, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर सारे थे। इनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये नाम याद रखना, आपको बार बार याद आएगा। ये रॉबेस्पियर था जो बोलता था कि ये एक तरह से इसका जो बिहेवियर शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में लोग इसी के खिलाफ हो गए। इसका मानना था कि जो भी हमारी स्वतंत्रता के बीच में आए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो पादरी वर्ग का हो, चाहे वो कुलीन वर्ग का हो, उसे जड़ से खत्म करो, ठीक है, उसे मार दो। तो एक बड़े वर्ग ने, जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने क्या किया, गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। इस तरह से पतलून पहनने का निर्णय किया। जो कुलीन वर्ग थे वो पहनते थे हाफ, ऐसा हाफ जो आपके घुटने तक जो आता है, जिसे घुटन्ना कहते हैं, प्री चेस्ट कहते हैं, वो पहनते थे। अब इन्होंने अपने परिधान से एक तरह से विरोध किया और खुद को अलग कर लिया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। ओके, ये एक पेंटिंग आप देख सकते हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता की, महिला कलाकार द्वारा बनाई गई चित्रों में से एक थी। ठीक है, क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया था कि वो स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों का प्रदर्शन कर सके। ठीक है, अब इस जो जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला, क्योंकि वो पूरी पतलून पहनते थे। ठीक है, और इन्होंने कुलीन वर्ग वो पहनता था आपकी ब्रीचेस, घुटना टाइप का। ठीक है, तो 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, 1792 की गर्मियों में क्या होता है, जैकोबिन ने खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने क्या होता है, उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया गया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष, चाहे वो पुरुष हो, उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। यहाँ पर अभी भी महिलाओं का अधिकार नहीं है, लेकिन 21 वर्ष से अधिक के लोग, चाहे वो संपत्ति रखते हो या फिर नहीं रखते हो, उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया। अब इस, क्योंकि पुरानी जो असेंबली थी उसमें था 25 वर्ष से अधिक, और वो भी जिनके पास संपत्ति है वो ही वहां पे क्या देंगे, मतदान दे सकते हैं। तो यहाँ पे असेंबली थी, नवनिर्वाचित असेंबली आ गई थी, उसका नाम दे दिया कन्वेंशन का नाम। 21 सितंबर
1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने राजा का बिल्कुल सफाया कर दिया। ठीक है, ओके। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ठीक है, कौन करती है? जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। आप अन्य गणतंत्र देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, जैसे हमारा भारत है, वो कैसा है? गणतंत्र देश है, जहां पर प्रजा ही शासन करती है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि ही चलाते हैं देश को। अब लुई 16वें को क्या कर लिया गया? न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी वही असर हुआ। ठीक है, तो लुई 16वें को पकड़ लिया गया जैसे ही ये नेशनल असेंबली का नाम नवनिर्वाचित असेंबली आई, तो उन्होंने वहां पे पूरी तरह से गणतंत्र घोषित कर दिया और उन्होंने लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाते हुए फांसी की सजा दे दी। और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, जो इसकी रानी थी, उसे भी फांसी की सजा दे दी। ठीक है, तो पापों का घड़ा बढ़ता है और वो बढ़ चुका था। ठीक है, अब देखिए आतंक राज है। 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। रॉबेस्पियर, ठीक है, जो सामान्य वर्ग का एक ग्रुप था, राजनीतिक कट्टा था, उसका जो नेता था रॉबेस्पियर, उसके खिलाफ अब उसके लोग ही हो जाएंगे, क्योंकि वो नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपना रहा था। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हो, कोई सी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो उसकी कार्यशैली से असहमति रखता हो, वो पार्टी का सदस्य हो, तो सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता। अगर उन्हें दोषी पाया गया तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर गलम कर दिया जाता था। एक मशीन होती थी आरे टाइप की, जिसमें मनुष्य के सिर को रखा जाता और वो सिर को धड़ से अलग कर देती थी। ठीक है, इस मशीन के आविष्कार का नाम पर इसका नाम पड़ा था, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इसका पड़ा था गिलोटिन। ठीक है, रॉबेस्पियर ने क्या किया? सरकार ने कानून बनाकर मजदूरों और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत महाशय और मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी पुरुषों को तो बोला जाने लगा सिटोयन और महिलाओं को बोले जाने लगा सिटोयीन। ठीक है, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को दफ्तर या फिर बैरक बना दिया गया। ठीक है, उन्होंने अपना जो शक्ति इतनी तेजी से लागू की अपनी नीतियों को कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो रॉबेस्पियर जो बहुत सख्ती से अपनी नीतियां करवा रहा था, उस तरह उसे भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये एक चित्र है। क्रांतिकारी सरकार ने अपने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए, उनमें से एक प्रकार के उस समूह का आयोजन था। एक गौरव में इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का ही बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। अब डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैकोबिन सरकार जैसे ही पतन हुई, उसके बाद में मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास में सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और वापस से देखिए, जैकोबिन सरकार जैसे ही गई, उसके बाद में जो निचले तबके के कुछ ऐसे लोग थे, मध्यम वर्ग के जो संपन्न तबका था, उन्होंने वापस से अपने क्या किया कि 25 वर्ष से अधिकार वाला, 25 वर्ष से ज्यादा वाला मत दे सकता है जिसके पास में संपत्ति हो, तो वो वापस से अपनी नीतियां अपनाने लग गए। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यकाल से बचने की कोशिश की गई। इन्होंने भी ट्राई की कि जैकोबिन के टाइम पे जो रॉबेस्पियर आया था, एक व्यक्ति केंद्रित यहाँ कार्यपालिका नहीं चलेगी, लेकिन डायरेक्टरों का भी झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। तब परिषदों ने बर्खास्त करने की चेष्टा कर दी।
अब डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने वहां पे सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रस्तुत किया। नेपोलियन एक सैनिक ही था, लेकिन उस टाइम पे जब ये राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी जैकोबिन के पतन के बाद में नेशनल असेंबली की, तब उस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही शुरू होती है। ठीक है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांतिकारी हुआ? अब यहाँ पे नेपोलियन का इतना नहीं दिया हुआ है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं कि महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो बर्साई की ओर कूच करती पेरिस से की औरतें ही, ये डायग्राम बताया हुआ है। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने के लिए गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी समाज को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वो सारे काम करती थी, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जियां, पैसे वालों के यहाँ पे घरेलू काम, बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन लोगों की लड़कियां ही या फिर तीसरी एस्टेट के जो धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होने मिलती थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, वहां पे उनके लिए कोई भी बराबरी का दर्जा उन्हें नहीं दिया गया था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए थे। जब 1792 में नेशनल असेंबली ने युद्ध घोषण किया था ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध, उस टाइम पे लोग तो चले गए थे, महिलाओं ने अपने राजनीतिक क्लब शुरू किए क्योंकि उन्हें बाहर आना पड़ा धंधे पाने के लिए। तो फ्रांस की विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिक वुमन नाम का सबसे मशहूर क्लब था, जिसकी सबसे प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो महिलाएं कहीं भी हों, किसी भी देश में हों, उन्हें अपने समान अधिकार के लिए हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ी है। हमारी इंडिया में तो काफी सही था, क्योंकि यहाँ पे उन्हें 1946 में मिलेगी मताधिकार की जो अनुमति है। हमारे यहाँ पे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिलती है, हम तुरंत यहाँ पे मताधिकार शुरू कर देते हैं। और हमारे टाइम पे तो क्रांति के समय भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो हमारे यहाँ उनकी कंडीशन सही थी। ठीक है, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया। मैंने जैसे बताया था, 1791 में जैसी असेंबली बनती है, नेशनल असेंबली, तो वहां पे निष्क्रिय नागरिक थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने, राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकारों में उन्हें उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए थे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिताओं ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही उनकी इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का जो संघर्ष था वो जारी रहा। आतंक राज, ठीक है, 1792 और 93 और 94 के टाइम पे सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया गया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लाए। कई जाने मानी जो फेमस महिलाएं थी उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के लिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। तो इनका जीवन देखिए, एक क्रांतिकारी महिला थी ओलंप दे गौज का जीवन। उन्होंने राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि इसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्हें 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लब को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पे देखिए महिलाओं ने कितना, अब उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें क्या लिखाया था कि औरतें जन्म से स्वतंत्र है, उन्हें अधिकारों में पुरुष के समान होना चाहिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना जरूरी है। समग्र संपूर्णता का शोध राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष और महिलाओं के संघ के सिवा कुछ नहीं है।
कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिकों को यहाँ तक व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। कोई भी महिला अपराध नहीं है। यह विधि संबंध प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ठीक है, अब देखिए जैकोबिन जो राजनीतिक था, सुमित ने इस आधार पर महिला क्लबों को बंद किया था और उनका निर्णय को उचित ठहराया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला, देखिए यहाँ पे इनकी सोच देखिए, क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य है तुम्हारा साम्राज्य। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व ये तुम्हारे कार्य है। तो महिलाओं को फ्रांस में भी वही बच्चों को पालने का और घर के घरेलू कामों तक ही सीमित माना गया था। और दास प्रथा, देखिए महिलाओं के बारे में बात करिए, हम दास प्रथाओं के उन्मूलन की बात करें। देखिए जब भी क्रांति शुरू हुई, नेशनल असेंबली आई, तो उन्होंने दास प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही नेपोलियन आता है वो वापस से दास प्रथा को शुरू कर देता है। ठीक है, जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था ये। कैरोबियाई उपनिवेश थे, मार्टिनिक, गौडोलोप, सेंट डोमिंगो, ये ऐसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित और दूर देर वाले काम करने के लिए प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। तो ये क्या करते थे, आसपास के देशों से, अफ्रीकन और कैरेबियन देश से दासों को लेके आते थे और वहां पे इनसे परिश्रम करवाया जाता था। तो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। हम बहुत भाग्यशाली हैं जब हमारा जन्म है एक स्वतंत्र जगह पर हुआ है। दासों के साथ में बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। तो यहाँ पे जो जैकोबिन सरकार आई, हालांकि उसका कितना भी विखंडन हुआ, खंडन हुआ, नेस्पो पियर जो उनका नेता आया था वो खराब था, उसने नीतियां अच्छे से सख्ती से पालन कराने की ट्राई की, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, उसने दास प्रथा को खत्म कर दिया। ठीक है, देखिए 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई थी। 1700 से 1800 तक नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति की मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध की वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1976 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। नीग्रो लोग हैं, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं। यह अपमानजनक शब्द है, इसका प्रयोग इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। और देखिए क्रांति और रोजाना की जिंदगी, क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्टील के विध्वंस के बाद में जो 14 जुलाई 1789 को किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण कानून में अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री थी जो सांसारिक गतिविधियां थी, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित यहाँ पर वंचित किया जा सकता था। परंतु अब नागरिकों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची। उनमें से फ्रांस में घट रही घटनाओं, परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही प्रेस को स्वतंत्रता मिलती है तो जो देहात लोग हैं वहां पे भी इस विरोध का, जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी वो पहुंच रही थी, विचार पहुंच पा रहे थे। तो प्रिंटिंग जो आपका हमारा चतुर्थ स्तंभ है, जो मीडिया, वो बहुत महन भूमिका निभाता है अगर वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाए तो। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों का पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए संभव था।
लेकिन कई चीजें अब प्रेस की स्वतंत्रता के बाद कॉमन लोगों तक पहुंचने लगी, जो बाद में क्रांतिकारी रूप में आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम सारांश। 1840 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद का यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशलम पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर वो जल्दी ही से उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने के वाले उसकी क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। तो यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं, आपलस पार करते हुआ नेपोलियन, ये डेविड द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ओके। हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचारों को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। टीपू सुल्तान थे, राजा राम मोहन राय थे, जो फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। ओके, तो ये कुछ राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण भी उन दोनों लगड़ागड़ चलते थे, लेकिन इंग्लैंड चाहते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगी झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। सुबनसन सरकार ने बताया था, ये बूट्स ऑन द बंगला रेंसो नाम का कोई समाचार पत्र होगा, उसमें बताया था राजा राम मोहन राय के फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरक होने के बारे में। तो गाइस, ये तो हमारी फ्रांसीसी क्रांति। आप इन क्वेश्चन को करके देखिएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बताने की ट्राई की कि लुई 16वां था, उसके खात्मे के साथ ही वहां पे गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। गणतंत्र के बाद भी वहां पे जैकोबिन सरकार का किस तरह से खात्मा हुआ, किस तरह से नेशनल असेंबली वहां पे कई नियमों को लागू करती है, किस तरह से वहां पे दासों का उन्मूलन होता है, किस तरह से महिलाएं हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, और किस तरह से बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आके वापस से दास प्रथा को शुरू करता है और किस तरह से उसका पतन होता है। आई होप गाइज आपके एग्जाम बेसिस पे मैंने यहाँ पे समझाने की ट्राई की है। आई होप यू विल गेट इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।